हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिडजी मैथ्स। सो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब ग्रुप के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी, हमने कुछ थ्योरम डिस्कस की थी और बाकी की जो कुछ थ्योरम है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी थ्योरम है ना। तो इसीलिए उस लेक्चर में नहीं हो पाया था, तो हमने शायद चार थ्योरम डिस्कस की होगी और इस लेक्चर में भी हम ऐसे ही 4-5 थ्योरम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, सब ग्रुप क्या होता है और जो उसकी जो थ्योरम्स थी, ग्रुप क्या होता है, उसके ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी हैं, तो वो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो देख लेना, ताकि आपको हर एक टॉपिक पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली थ्योरम जो है आज की, वो the intersection of any two subgroup of a group G is again a subgroup of G। देखो क्या है कि जो इंटरसेक्शन होगा, आपको पता है क्या कि यहाँ पे मान लो आपके पास में दे रखा है दो सब ग्रुप्स। ठीक है, दो सब ग्रुप्स मान लिया आपने H1 और H2। बोला क्या है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक सब ग्रुप ही होगा। मतलब ये जो आपके पास में निकल के आ रहा है ना, इन दोनों, ये जो दो सब ग्रुप्स आपको पता है, उन दोनों का जब आपने इंटरसेक्शन निकाला तो ये जो आपके पास में जो चीज़ बनी, ये भी एक सब ग्रुप ही है जी का, है ना। और ये दोनों क्या थे, H1 और H2, ये दोनों भी क्या थे, सब ग्रुप थे जी के। तो अगर H1 और H2 ऐसे मेरे पास दो सब ग्रुप्स हैं, है ना, मतलब जी के दो सब ग्रुप मेरे पास में है, H1 और H2 क्या है, सब ग्रुप्स हैं जी के। मतलब जी क्या है आपके पास में, कोई भी ग्रुप है। ठीक है, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो भी क्या होगा, सब ग्रुप ही होगा। ठीक है, चलो इसे प्रूफ करते हैं हम। लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। सबसे पहले तो मैंने मान लिया कि यार जो भी हमने दो सब ग्रुप जो मुझे लेने थे उनका मैंने नाम दे दिया, एक का नाम है H1, एक का नाम है H2। ठीक है, तो मैंने H1 और H2 दो सब ग्रुप मान लिए। चलो, E बिलोंग्स टू H1। अब देखो, सही बात है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में ही बताया था, है ना, कि अब देखो यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगी ना, है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, जी के सब ग्रुप है। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि जो भी आपके पास में जो आइडेंटिटी होगी ना, जो आइडेंटिटी H1 के लिए होगी वही सेम आइडेंटिटी जो है वो ग्रुप के लिए होगी। या मैं बोल सकती हूँ जो आइडेंटिटी ग्रुप के लिए है वही सेम आइडेंटिटी H1 के पास होगी, मतलब सब ग्रुप के पास होगी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि आइडेंटिटी जो है, मान लो ये जी के पास में E है, ठीक है, तो यही आइडेंटिटी जो है वो उसके सब ग्रुप के पास में भी होगी। तो यहाँ पे बात आती है H1 और H2 दो इसके सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो E जो है वो H1 को बिलोंग करेगा, ठीक है, और E H2 को बिलोंग करेगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है H1 और H2 के पास में E, है ना। अब देखो, अगर E H1 को बिलोंग कर रहा है और अगर E H2 को भी बिलोंग कर रहा है, तो अपन ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो, E H1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड E जो है वो H2 को भी बिलोंग कर रहा है। इम्प्लाइज दैट E जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 को भी बिलोंग करेगा क्या, क्योंकि इन दोनों में आ रहा है ना। तो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर ये आपके पास में H1 है, अगर ये आपके पास में H2 है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, इनके बीच वाला हुआ। अगर E जो है वो इसमें आ रहा है, ठीक है, मतलब H1 में भी आ रहा है और H2 में भी आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन है ना, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में तो आएगा ही, है ना, H1 इंटरसेक्शन H2। आई बात समझ में? तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। इसका मतलब कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 है ना यार, वो फाई तो नहीं है, मतलब कि उसमें E बिलोंग कर रहा है, कुछ तो बिलोंग कर रहा है एटलीस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है आपके पास में H1 इंटरसेक्शन H2 वो फाई नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, कुछ तो है उसमें। चलो, अगर कुछ तो है तो हम मान लेते हैं लेट A, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो हमने बोल दिया कि यार दो मैं एलिमेंट्स ले रही हूँ A, B, ठीक है, जो कि H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहे हैं। देन अच्छा, अब देखो ध्यान से, A, B जो है आपके पास में, ये H1
इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब A, B H1 को भी बिलोंग कर रहे होंगे और A, B H2 को भी बिलोंग कर रहे होंगे। वही वाली बात जो मैंने आपको भी बताई, क्या कि अगर ये H1 है, अगर ये H2 है, ठीक है, और ये जो है इन दोनों के बीच में कॉमन वाला हिस्सा है, ठीक है। अगर A, B जो है वो H1 को भी बिलोंग कर रहा है और H2 को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो इसके बीच में ही तो आएगा ना, ठीक है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, देखो अगर मैं बोल रही हूँ इस इंटरसेक्शन में A भी है और B भी है, ठीक है, तो ये आपके पास में रहा H1 के अंदर भी A भी आ रहा है, ठीक है, और H2 के अंदर भी A भी आ रहा है, ठीक है। चलो, तो हमने बोला कि ठीक है यार, A, B जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहा है, तो हम वहाँ से बोल देंगे कि A, B जो है वो H1 को भी बिलोंग कर रहा है और A, B जो है वो H2 को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बात क्या आती है, ये जो है ना, अपन ने पिछले क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी, A अगर H1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मान लो A अगर H को बिलोंग कर रहा है और B अगर H को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट A, B इनवर्स जो है वो H को बिलोंग कर रहा है ना। और ये कंडीशन जो है वो जब ट्रू हो सकती है जब H एक सब ग्रुप हो। अब ये अपन को पता है कि H1 और H2 जो है वो सब ग्रुप है, तो उस पर ये वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी ना, ठीक है। अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने ये थ्योरम जो है वो पढ़ाई थी उसके प्रूफ के साथ में। तो इसका मतलब आपके पास में क्या हो गया कि ये जो आपके पास में ये जो चीज़ है ना, अगर A H को बिलोंग कर रहा है, B H को बिलोंग कर रहा है और H एक सब ग्रुप है, ठीक है, तो A B इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा। ये अपन को पहले वाले थ्योरम से पता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्या लिख दिया, ये कि A B इनवर्स H1 को बिलोंग कर रहा है, और क्योंकि A, B H2 को बिलोंग कर रहा है तो वहाँ से आगे A B इनवर्स H2 को बिलोंग कर रहा है। आई क्या बात समझ में, ठीक है। अब देखो A B इनवर्स जो है, क्योंकि H1 को भी बिलोंग कर रहा है एंड H2 को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन को तो बिलोंग करेगा ही ना। वापस डायग्राम बना के बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि यार ये जो चीज़ है H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी एक सब ग्रुप हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि A, B किसी भी सेट को, जैसे यहाँ पे हमने मतलब किसी भी सब ग्रुप को, जैसे हमने यहाँ पे जो लिया है H1 इंटरसेक्शन H2 लिया है, ठीक है, ये आपने लिया है, तो अगर A, B H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट A B इनवर्स भी H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 एक सब ग्रुप है। वो यहाँ से आपके पास में आया। क्यों? क्योंकि हमने पहले वाली थ्योरम में पढ़ा था पिछली क्लास में कि अगर A, B किसी भी H को बिलोंग कर रहा है और A B इनवर्स भी H को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से H एक सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। तो बस हमने सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे लगाई है। सबसे पहले हमने देखा कि कहीं ये खाली तो नहीं है, तो हमें पता चला कि हाँ ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, H1 इंटरसेक्शन H2 जो है वो नॉन एम्प्टी है। फिर हमने ये दो एलिमेंट्स लिए और सिर्फ हमने ना इस थ्योरम का प्रूफ, मतलब वो वाला जो थ्योरम था ना, A B इनवर्स जो है वो H को बिलोंग कर रहा है तो फिर वो सब ग्रुप है, सिर्फ उस वाली थ्योरम का हमने यूज़ लिया है। तो देख लो आप ये कितनी इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम, ठीक है। देखो जनरलाइजेशन में क्या लिखा है, कुछ नहीं, इन जनरल जैसे हमने यहाँ पे H1 और H2 लिया ना, वैसे ही अगर बहुत सारे आपके पास में मान लो H1 H2 H3 एंड सो ऑन HN, ठीक है, इस तरह से आपके पास में फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है, तो उन सबका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप ही होगा, ठीक है। जैसे हमने दो सब ग्रुप की बात की है, वैसे ही अगर बहुत सारे होते हैं, n सब ग्रुप्स होते हैं, तो उनका भी सब ग्रुप जो है इंटरसेक्शन जो है वो एक सब ग्रुप होगा। सेम ऐसे ही देखो हम यूनियन की बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो अच्छे से समझ लेना। देखो द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ नॉट नेसेसरी अ सब ग्रुप। अच्छा ये नोट है, देखो नोट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, और ये क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि अगर दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप हो सकता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो यूनियन है
है ना, H1 और H2 का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो भी एक सब ग्रुप हो जाए, ये बात ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यही वाली चीज़ यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे इज़ नॉट नेसेसरी अ सब ग्रुप, ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों सब ग्रुप्स का जो यूनियन है वो भी एक सब ग्रुप ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस नोट को समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल भी लिया है, देखते हैं। द ग्रुप G इज़ इक्वल्स टू Z कॉमा प्लस हैज़ 2 सब ग्रुप्स। ठीक है, हमारे पास में एक ग्रुप है Z कॉमा प्लस, इंटीजर्स वाला ग्रुप है। इंटीजर्स में यहाँ ऑपरेशन लग रहा है एडिशन वाला, समझ में आ गई होगी ये बात तो। ठीक है, अब इसके पास में 2 सब ग्रुप्स हैं, इसके पास में 2 सब ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास में इवन इंटीजर्स वाला है, मतलब 2n वाला है। इवन तो क्या 2n, ठीक है, मतलब n के साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जहाँ n बिलोंग्स टू z है। ठीक है, दूसरा जो आपके पास में वो है 3n। ठीक है, सच दैट n जो है वो z को बिलोंग कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ठीक है, आपके पास में 2 सब ग्रुप्स हैं, एक 2n वाला है और एक 3n वाला है। ठीक है, ये 2 सब ग्रुप्स हैं इस g के पास में। ठीक है, चलो ये आपके पास में ग्रुप है, इन दोनों के ये सब ग्रुप्स हैं। अब देखते हैं इन दोनों का यूनियन। अब अगर आप इन दोनों का यूनियन देखोगे तो देखते हैं कि क्या वो एक सब ग्रुप है। तो इन दोनों का यूनियन जब आप करोगे ना, तो देखो 2n वाले जो टर्म्स हैं ये देख लो, 2n वाले टर्म्स आपके पास में आएंगे और 3n वाले टर्म्स आपके पास में आएंगे। तो 0 2 -2 -3, ये देखो 2n वाले ये रहे -2 -4, ठीक है, इस तरह से 2 4, है ना, और ऐसे ही 3n वाले भी आपके पास में -3 3, ठीक है, इस तरह से आपके पास में टर्म्स आ रहे हैं। ये एक सब ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है प्लस के लिए। कहने वाली बात यहाँ पे ये हुई कि अगर आप ले रहे हो 2 जो कि h को बिलोंग कर रहा है ना, और आप ले रहे हो 3 जो कि h को बिलोंग कर रहा है, अब यहाँ पे जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन क्या 5 यहाँ पे आपको कहीं भी दिख रहा है क्या? 5 आपको यहाँ पे दिख रहा है? देखो आप देख रहे हो कि आपको 2 तो दिख रहा है, ये रहा, 3 तो दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि एडिशन वाला अपने पास में ऑपरेशन है और आया 5, तो 5 जो है यार वो तो इसके अंदर है ही नहीं, H यूनियन K के अंदर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसीलिए यूनियन ज़रूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो ही। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द 2 सब ग्रुप टू बी अ सब ग्रुप। अब देखो यहाँ क्या बोला है कि 2 सब ग्रुप्स के, क्या बोला है कि H और K जो है, अगर 2 सब ग्रुप्स हैं, इफ़ H and K आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ एनी ग्रुप G, देन देयर प्रोडक्ट HK और KH नीड नॉट टू बी अ ग्रुप। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में जो भी HK और KH हों, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों सब ग्रुप का जो प्रोडक्ट है वो भी आपके पास में एक ग्रुप ही आए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये भी अपने पास में एक नोट था। अब देखो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम फिर से आपके पास में आई है, क्या है देखते हैं। इफ़ H and K आर 2 सब ग्रुप्स, ठीक है, देन HK इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। अब देखो ये जो प्रोडक्ट है ना H और K, ये अलग से 2 सब ग्रुप्स हैं। किसके सब ग्रुप हैं? G के सब ग्रुप हैं, HB और KB। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये सब ग्रुप G का सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है अगर HK किसके इक्वल हो? KH के इक्वल हो। समझ रहे हो बात? इसका मतलब आप जब H को इंटू करोगे K से, या फिर जब आप K को इंटू करोगे H से, है ना, तो बात एक ही आएगी, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में तो क्या होगा, HK जो है वो एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसे प्रूफ कैसे करेंगे। इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि HK और KH अगर सब ग्रुप्स हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा इक्वल ही हों, है ना, जैसे मैट्रिक्स के अंदर होता है ना, हम लोग अगर A मैट्रिक्स इस तरह से ले रहे हैं और B मैट्रिक्स अगर इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें और BA और AB जो है वो इक्वल ही हो, नहीं होता ना, ज़रूरी थोड़ी ना होता है। चलो देखो इसको प्रूफ करते हैं। अब हम मान के कैसे चलेंगे? देखो वही वाली बात, इफ़ एंड ओनली इफ़ में हम क्या करते हैं, पहले मैं मान लेती हूँ, या तो इस बात को मैं गिवन मान लेती हूँ कि सब ग्रुप ऑफ G जो है वो गिवन है, ठीक है, और प्रूफ इसको कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, या फिर दूसरा केस हम क्या लेंगे, दूसरा केस हम लेंगे कि इसको हम गिवन मान लें, ठीक है, और फिर प्रूफ इसको कर दें।
ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको इक्वल मान रहे हैं और प्रूफ क्या करेंगे, एच के को सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। चलो करते हैं। लेट एच के इज इक्वल्स टू के एच, मान लिया दोनों इक्वल है। देन वी शैल प्रूव दैट एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमें प्रूव करना है कि यार एच के जो है वो क्या है, सब ग्रुप है जी का। ठीक है, एच के इंटू हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, मैंने एच के लिया, सिर्फ एच के अंदर मैंने एच के इन्वर्स को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। मतलब ये वाला टर्म अपन ने उठाया, इस वाले टर्म को अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जब ये वाली चीज़ अपन ने ली तो देखो एच के का इन्वर्स क्या होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एच के का इन्वर्स क्या होगा, के इन्वर्स एच इन्वर्स, यहाँ मैंने लिखा है साइड में। ठीक है, ये एच के का इन्वर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया के इन्वर्स एच इन्वर्स। चलो ठीक है। अच्छा, एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी आपको पता है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं के इन्वर्स को, इस तरह से लिख लिया। अब देखो ये एलिमेंट नहीं है, ऐसा होता है ना एलिमेंट के अंदर ए इन्वर्स जो है वो ई के इक्वल हो जाता है, बट ये एलिमेंट नहीं है, ये सब ग्रुप्स हैं। जब सब ग्रुप्स वाले केस में क्या होता है, ये के इक्वल हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये जो है वो किसके इक्वल होगा, के इक्वल हो जाएगा। तो यार मैंने के लिख दिया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच इन्वर्स साइड में ऐसे ही है। अब हम लेंगे के एच के और के एच तो इक्वल है ना दोनों, तो यहाँ पे मैंने इस एच के की जगह पे के एच लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया। अब देखो, अब एच इन्वर्स, जैसे के इन्वर्स जो है वो के इक्वल था, सेम वैसे ही क्या एच और एच इन्वर्स भी एच के इक्वल होगा। बिल्कुल हाँ, तो हमने यहाँ पे एच लिख दिया, तो ये क्या आ गया, के एच आ गया ना। और के एच तो किसके इक्वल था, के एच तो एच के इक्वल था, है ना। तो के एच को हम वापस से क्या लिख सकते हैं, एच के लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या आया, एच के और एच के का इन्वर्स किसके इक्वल आ गया, एच के इक्वल आ गया। इसका मतलब एच के एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये भी आपके पास में प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इस टर्म को, है ना, एच के और उसके इन्वर्स को वही प्रूफ कर देते हो, तो यानी कि वो एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ गया कि एच के एक सब ग्रुप प्रूफ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखने वाली है, जैसे कि ये, ठीक है, ये और यहाँ से जो ये वाली चीज़ कि ऐसा होता है तो सब ग्रुप होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कन्वर्स प्रूफ करते हैं। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, एच के को हमने सब ग्रुप ले लिया, ठीक है, सब ग्रुप ले लिया। देन एच के इज़ अ सब ग्रुप, एच के तो सब ग्रुप है, ठीक है। अब अगर एच के सब ग्रुप है तो जो एच के का इन्वर्स होगा वो एच के ही इक्वल होगा क्या, ठीक है। एच के का इन्वर्स क्या होगा, एच के ही इक्वल होगा, क्योंकि एच के जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो ये वाला जो बात है आपको ध्यान रखने की बात है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ जब आपको पता है कि हाँ ठीक है एक सब ग्रुप है, तो यहाँ से आपको ये वाली चीज़ पता है, इसको आपने थोड़ा सॉल्व किया, एच के का इन्वर्स आपने लिखा, के इन्वर्स एच इन्वर्स आ गया, ठीक है। तो अब देखो के इन्वर्स एच इन्वर्स, अब आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या आपने बोला एच के एक सब ग्रुप था, ठीक है, तो एच के का जो इन्वर्स है वो एच के ही हो गया। सेम ऐसे ही एच जो है वो भी तो एक सब ग्रुप है, तो एच का इन्वर्स भी तो एच ही होगा। के इन्वर्स, के भी तो एक सब ग्रुप है, तो के इन्वर्स भी के ही होगा। सेम ऐसे ही हमने जब इसको सॉल्व किया तो के इन्वर्स और एच इन्वर्स की जगह पे हमने क्या रख दिया, के और एच रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास में जो कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी वो आपके पास में आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखो नेक्स्ट है आपके पास में द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब ग्रुप, थोड़ा और कर लेते हैं, ठीक है, हाँ। द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब ग्रुप विच कंटेन अ गिवन सबसेट ए ऑफ अ ग्रुप जी इज कंटेन्ड इन एवरी सब ग्रुप दैट कंटेन ए। देखो यहाँ क्या बोला है कि मान लो आपके पास में एक फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स है, ठीक है, मतलब बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, H1, H2, H3 एंड सो ऑन HN। इन सभी का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब ग्रुप मतलब
कि इन सभी सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन, आपने एक क्या मान लिया, जैसे यहाँ अपन अभी देखेंगे, जैसे कुछ मान लिया F, ठीक है, इन सभी का इंटरसेक्शन हो जाएगा सभी सब ग्रुप्स का, ठीक है, विच कंटेन अ गिवन सबसेट, और वो जितने भी आपके पास में ये सब ग्रुप होंगे ना, ठीक है, ये सभी के सभी ए को कंटेन कर रहे होंगे। ए क्या है, एक सबसेट है, इस ए को ये सभी कंटेन कर रहे होंगे, ठीक है, इस कंटेन्ड इन एवरी सब ग्रुप दैट कंटेन ए, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या बात बोली है कि ठीक है, हमारे पास में बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सब ग्रुप्स जो हैं H1, H2 एंड सो ऑन अप टू HN, ये सभी A को कंटेन कर रहे हैं। तो इन सब का जो इंटरसेक्शन आएगा ना, इन सभी सब ग्रुप्स का, ठीक है, वो भी A को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे है। दैट इज़, आप इसको शॉर्ट में अगर देखें तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग A, कि जितने भी मतलब H1, H2, ये जितने भी सब ग्रुप्स हैं ना, इन सभी में इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा ना, इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा, वो इंटरसेक्शन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा जो कि ए को कंटेन कर रहा होगा। एक बार वापस से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला बहुत सारे आपके पास में सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन HN तक, ये सभी जो सब ग्रुप्स हैं वो ए को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ए को कंटेन कर रहे हैं, है ना। लेकिन इन सभी सब ग्रुप्स में से, ठीक है, सबसे छोटा सब ग्रुप कौन होने वाला है, इन सभी का इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू HN तक, इन सभी का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी ए को कंटेन करेगा, और वो ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब ग्रुप होगा। ये हमें प्रूफ करना है। आई बात समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। अब देखो, let F be the family of all those subgroups. Let F be the family of all those subgroups of G that contain A. That is, हमने क्या मान लिया, F जो है हमने फैमिली मान लिया ऑफ ऑल दो सब ग्रुप्स ऑफ G। अभी तक F हमने माना है कि बहुत सारे जो आपके पास में सब ग्रुप्स हैं ना, उन सब की फैमिली है, ठीक है, F के अंदर सारे के सारे सब ग्रुप्स कैद हैं, ठीक है। चलो, ये सारे जो सब ग्रुप्स होंगे वो ए को कंटेन कर रहे होंगे, ये बात हमने बोल दी, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कुछ हो गया, F इज इक्वल्स टू S सच दैट S इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड A इज कंटेन्ड इन S। A इज द सबसेट ऑफ S। इसी से हो गया ना कि A S में कंटेन्ड हो रहा है, इसी तरह से लिखते हैं हम इसको। चलो, अच्छा, A जो है अगर S में कंटेन हो रहा है तो यार A G में तो कंटेन होगा ही ना, क्योंकि S जो है वो तो खुद ही सब ग्रुप है ना, S तो खुद ही सब ग्रुप है G का, ठीक है। चलो, S इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, बिल्कुल। A बिलोंग्स टू F, इसका मतलब जो है अगर A जो है, अब देखो क्योंकि A जो है वो S में कंटेन हो रहा है, इसका मतलब कि A जो है वो इस F को बिलोंग करेगा, क्या ऐसा ही बोलते हैं ना हम, ठीक है। तो A जो है वो F को बिलोंग कर जाएगा। A F का एक एलिमेंट हो गया ना, बात आ रही है समझ में। देखो, ऐसे लिखते हैं ना अपन, अगर आपने 11th और 12th में अच्छे से सेट पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कि जैसे आपके पास में बहुत सारे इसमें क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो वैसे ही A भी तो इसी का पार्ट है ना, A भी तो इसी का पार्ट है। बस बात ये है कि A जो है हर एक में, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उन सभी में, मतलब एलिमेंट्स इन द सेंस जिसमें जितने भी सब ग्रुप्स हैं उन सभी के अंदर कंटेन हो रहा है। तो इसका मतलब A F का एलिमेंट ही तो हुआ, ठीक है। तो A जो है वो F को बिलोंग कर रहा है ना। दैट इज़ F इज़ नॉन वॉइड फैमिली। लेट H इज इक्वल्स टू, अब मैंने मान लिया एक इंटरसेक्शन वाली बात ली है कि H जो है, मैंने क्या बोल दिया, इंटरसेक्शन ऑफ S, मतलब H क्या हो गया, S1, जितने भी सब ग्रुप्स होंगे ना उन सभी का इंटरसेक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलो, अब देखो, दैट इज़ H इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब ग्रुप ऑफ G। बिल्कुल, H जो है वो इंटरसेक्शन है सभी सब ग्रुप्स का, सच दैट दैट कंटेन A, जो कि A को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब देखो, वी हैव H इटसेल्फ इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, है ना। H जो है
H क्योंकि इंटरसेक्शन है, आपको पता है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ना, थ्योरम पढ़ा था अभी अपन ने ऊपर, क्या थ्योरम था ज़रा बताओ, क्या कि H जो है, अगर आप मतलब जो इंटरसेक्शन होता है, जो अगर H1 और H2 जो है वो सब ग्रुप हैं G के, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी G का सब ग्रुप होगा। इसका मतलब H जो है वो इन सभी जितने भी सब ग्रुप्स हैं उन सबका इंटरसेक्शन ही तो है ना। यहाँ पे बस हमने H को क्या ले लिया, S1 इंटरसेक्शन S2 एंड सो ऑन Sn। तो इसका मतलब H जो है वो भी तो एक सब ग्रुप ही होगा, अभी अपन ने ऊपर थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। तो H क्या हो गया, एक सब ग्रुप हो गया, है ना, G का। इतना तो चलो अपने पास में आ गया। अब क्या करना है, A जो है, अब अपन को ये तो पता चल गया कि जो H है मतलब जो इंटरसेक्शन है सभी ग्रुप्स का, सभी सब ग्रुप्स का, वो एक सब ग्रुप है। अब क्या प्रूफ करना है कि वो A को कंटेन कर रहा हो। तो देखो, ऑल्सो सिंस A इज़ कंटेन्ड इन S, A जो है वो S में कंटेन्ड है, आपको पता है ना A किस में कंटेन्ड है, अभी मैंने ऊपर बोला था इन सभी सब ग्रुप्स के अंदर कंटेन्ड है ना। A जो है वो H में भी तो कंटेन होगा यार, बस वही वाली बात है। देखो, अगर ये आपके पास में दो सब ग्रुप्स हैं S1 और S2, A जो है अगर इसके अंदर मतलब A जो है अगर S1 में भी है और A अगर S2 में भी है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी तो होगा, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन है क्या, H ही तो है, तो A जो है वो H में भी कंटेन हो रहा है, ठीक है। और H क्या है, देखो यहाँ लिख दिया मैंने, H तो यार क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ S, मतलब इन सभी का इंटरसेक्शन, ठीक है। फॉर ईच S बिलोंग्स टू F इम्प्लाइज दैट H इज़ द, तो H जो है वो भी तो कंटेन्ड हो रहा है ना S के अंदर, है ना। तो यहाँ पे बात क्या आ गई कि H जो है वो क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया दैट कंटेन A एंड इज कंटेन्ड इन द सब ग्रुप ऑफ G। और यहाँ से ये भी अपने पास में आ गया कि H जो है वो S के अंदर भी तो कंटेन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि H जो है वो भी A को कंटेन कर रहा है और S जो है वो भी A को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब H जो है वो S के अंदर कंटेन हो रहा है, ठीक है, वो भी उसमें आ रहा है। तो ये तो आपको डायग्राम से भी समझ में आ जाता है कि H इन दोनों के अंदर तो आ ही रहा है ना, ठीक है, यही तो है अपना H, ठीक है। तो H is subgroup that contain A and is contained in each subgroup of G that contain A. Consequently, H is the smallest subgroup of G containing A. समझ में आया क्या, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब देखो हमने अभी ऊपर एक नोट देखा था, क्या नोट देखा था यार अपन ने, कि यूनियन जो है, दो सब ग्रुप्स का जो यूनियन है वो ज़रूरी नहीं है कि सब ग्रुप हो। अब दो जो आपके पास में दो सब ग्रुप्स दे रखे होंगे ना, उन दोनों सब ग्रुप्स का यूनियन एक सब ग्रुप सिर्फ तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज़ कंटेन्ड इन अदर, कि अगर H1 और H2 या तो H1 जो है वो H2 के अंदर आ रहा हो या फिर H2 जो है वो H1 के अंदर कंटेन हो रहा हो। मतलब क्या हुआ, या तो H1 H2 में कंटेन हो रहा है या फिर H2 H1 में कंटेन हो रहा है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ पॉसिबल है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का यूनियन एक सब ग्रुप है। आई बात समझ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैंने जितनी आपको सब ग्रुप की थ्योरम्स बताई है ना, मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए हम इसे प्रूफ करते हैं, सेम वही, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस है तो हम दो पार्ट्स में प्रूफ करेंगे। पहला पार्ट कि पहले ये माना, सब ग्रुप वाली चीज़ मान ली, फिर वो उसमें कंटेन हो रहा है ना, उसको हम प्रूफ करेंगे। सेम ऐसे ही एक बार मान लेंगे कि कंटेन हो रहा है और सब ग्रुप वाली चीज़ जो है वो हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहले एक को गिवन मानते हैं, दूसरे को प्रूफ करते हैं। चलो, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, ठीक है। हमने मान लिया यार दो आपके पास में सब ग्रुप्स हैं H1 और H2, ठीक है। फर्स्ट सपोज दैट H1 इज़ द सबसेट, हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या माना है कि हमने सपोज किया है कि या तो H1 H2 में कंटेन हो रहा होगा या फिर H2 H1 के अंदर कंटेन हो रहा होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, अपने पास में दो सब ग्रुप्स हैं, गिवन क्या माना है कि या तो आपके पास में H1 H2 में कंटेन हो रहा होगा या इन दोनों में से कोई भी चीज़, ठीक है। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि H1 और
H1 यूनियन H2 जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है ना। तो अब देखो ये तो बहुत इजीली प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ, आपको पता है कि H1 जो है वो H2 में कंटेन हो रहा है। अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी है ना, देखो ध्यान से देखना, ये है आपके पास में H1 और ये है आपके पास में H2। आपने बोला कि H1 जो है वो H2 में कंटेन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यार ये तो कुछ ऐसा बन गया, ये H2 है और ये H1 हो गया, है ना। तो अब यार आप एक बात बताओ, अगर मैं ये चीज़ मान लेती हूँ तो H1 तो खुद ही H2 के अंदर कंटेन हो रहा है, तो जब आप इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो पूरा का पूरा H2 ही आ गया ना, है ना, ठीक है। और अगर मैं बोल देती हूँ कि नहीं H1 जो है, मैंने अभी क्या माना था, H2 मतलब कुछ भी मान लो ना, अगर मान लो कि H1 जो है वो कंटेन हो रहा है, मैं बोल रही हूँ H2 जो है वो कंटेन हो रहा है H1 में, तो पूरा का पूरा क्या आ गया, H1 ही आ गया ना। तो वो दोनों तो सब ग्रुप हैं, वो दोनों तो सब ग्रुप हैं ही ऑलरेडी, तो ये भी यूनियन भी तो सब ग्रुप हो जाएगा ना। आई ना बात समझ में? चलो कन्वर्सली हमने क्या माना, सपोज दैट कि इनका जो यूनियन है वो एक सब ग्रुप है। अब हम प्रूफ क्या करेंगे कि या तो H1 H2 के अंदर कंटेन हो रहा होगा या फिर H2 H1 में कंटेन हो रहा होगा, ठीक है। देखो conversely suppose that H1 union H2 is a subgroup, then we have to show that either H1 contained in H2 or H2 contained in H1. Now let us suppose that H1 जो है वो क्या हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को लेते हुए चलना है। नाउ लेट अस सपोज दैट हम क्या मानते हुए चलेंगे कि यार H1 जो है वो तो H2 में कंटेन नहीं हो रहा, ये मानते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो जल्दी है, चलो देखो H1 जो है वो H2 में कंटेन नहीं हो रहा है, ये हम मान रहे हैं। देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू H1। मतलब जो भी A H1 को बिलोंग करेगा यार वो H2 को तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा, है ना। H1 को तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा ना, ठीक है, क्योंकि H1 जो है वो H2 में कंटेन ही नहीं हो रहा, है ना। तो इसीलिए A जो H1 को बिलोंग कर रहा है वो इसको बिलोंग तो नहीं करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलो B भी एनी एलिमेंट ऑफ H2। अब हम H2 का भी एक एलिमेंट मान लेते हैं B। A बिलोंग कर रहा है H1 को, B बिलोंग कर रहा है H2 को, इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, ठीक है। तो A जो है वो H1 यूनियन H2 को तो बिलोंग करेगा ही ना, हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि A जो है वो H1 को तो बिलोंग कर रहा है ना, तो वह H1 में तो आ ही रहा है, तो यूनियन में तो आएगा ही। सेम ऐसे ही B H2 को तो बिलोंग कर ही रहा है ना, तो वो उनके यूनियन में तो आएगा ही ना यार। आता है ना कॉन्सेप्ट यूनियन वाला समझ में, ठीक है। इसका मतलब यार A इंटू B ये H1 यूनियन H2 को बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। अगर A इन दोनों को बिलोंग कर रहा है, B इन दोनों को बिलोंग कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो तो H1 यूनियन H2 को बिलोंग करेगा ही ना, ठीक है। देखो अब AB बिलोंग्स टू H1, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, या तो AB H1 को बिलोंग करेगा या फिर AB H2 को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो आपने समझ ही ली होगी, ये कहाँ से आई थी, सब ग्रुप से आई थी। आपको पता है ना पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सब ग्रुप के लिए थ्योरम क्या होती है और डेफिनेशन भी क्या होती है, कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, या तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी से भी बोल सकते हो, नहीं तो अपन डायरेक्टली सब ग्रुप की डेफिनेशन से भी याद रखते हैं ना, कि अगर A एलिमेंट किसी सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, B एलिमेंट किसी सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों के ऊपर जो AB लगेगा, इम्प्लाइज दैट दोनों के ऊपर जो AB लगेगा वो भी उस सब ग्रुप को ही बिलोंग करेगा, ठीक है, A इंटू B। तो यहाँ से अपन ने बोल दिया या तो AB H1 को बिलोंग करेगा या AB H2 को बिलोंग करेगा। ऐसा ही लिखते हैं ना हम, यूनियन को पढ़ा होगा बचपन में 11th और 12th में, ठीक है। देखो तो नाउ AB बिलोंग कर रहा है H2 को, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि AB अगर H2 को बिलोंग कर रहा है, पहले मैंने एक बार देखा, ठीक है, तो AB इंटू B इन्वर्स भी H2 को बिलोंग करना चाहिए यार। अब आप बोलोगे यार ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अपन को पता है कि H2 क्या है, एक सब ग्रुप है। अगर H2 एक सब ग्रुप है तो हमें पता है A अगर मतलब
H2 को बिलोंग कर रहा होगा, कोई एलिमेंट ले रही हूँ, आपको पता है ना सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई एलिमेंट इस सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और B अगर एलिमेंट है जो सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो AB इन्वर्स भी इस सब ग्रुप को बिलोंग करेगा, है ना, तभी वो एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो अगर AB H2 को बिलोंग कर रहा है, सेम ऐसे ही AB मैंने A की जगह पे एक एलिमेंट ले लिया, AB भी सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है H2 को, ठीक है, और ये जो B है वो भी सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है H2 को। ठीक है, तो इन दोनों से हमारे पास क्या पता चलता है कि AB एक तो ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इनटू ये जो B है इसका इन्वर्स, ये भी H2 को बिलोंग करना चाहिए। बात आई क्या समझ में? ठीक है, तो यहाँ से देखो B इंटू B इन्वर्स, ये तो क्या हो जाता है E हो जाएगा, है ना, तो वो तो क्या हो गया A इंटू E, A हो जाएगा, एलिमेंट ही तो है आखिरकार। तो यहाँ तो A H2 को बिलोंग कर रहा है, लेकिन A H2 को कैसे बिलोंग कर सकता है, क्योंकि हमने तो माना था कि A H2 को बिलोंग करेगा ही नहीं। इसका मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। ठीक है भाई, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन कि AB H2 को बिलोंग नहीं कर सकता। फाइन, तो अब या तो ये बिलोंग मतलब या तो AB H1 को बिलोंग करता या तो AB H2 को बिलोंग करता, लेकिन AB तो H2 को बिलोंग नहीं कर रहा, तो AB H1 को बिलोंग करेगा ना। अब देखो, तो यहाँ से बात अब नीचे देखो, AB H1 को बिलोंग कर रहा है तो वही सेम चीज़ A इन्वर्स AB, अगर मैं ऐसे मान लेती हूँ कि मैंने A को एक एलिमेंट मान लिया, ऐसा देख लो, AB एक एलिमेंट हो गया और A इन्वर्स एक एलिमेंट हो, मतलब A एक एलिमेंट हो गया, AB भी H1 को बिलोंग कर रहा है और A इन्वर्स जो है वो भी H1 को बिलोंग कर रहा है। नहीं रुको, देखो, हाँ, हम क्या बोलते हैं डेफिनेशन से कि A अगर H को बिलोंग कर रहा है और B अगर H को बिलोंग कर रहा है तो A B इन्वर्स जो है, A B इन्वर्स भी H को बिलोंग करेगा। इस A की जगह पे मैंने A भी ले लिया, ठीक है, और इस B की जगह पे मैंने ले लिया A भी H को बिलोंग कर रहा है और H की जगह ले लिया H1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा कि जो AB है ना, इस AB के इनटू में, इस AB के इनटू में A इन्वर्स भी H को बिलोंग करेगा, मतलब H1 को बिलोंग करेगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, A इन्वर्स मतलब कुछ नहीं किया, अबेलियन प्रॉपर्टी होती है ना, वो लगा दी, कॉम्यूटेटिव, है ना, तो A इन्वर्स इंटू AB लिख दिया, तो A इंटू A इन्वर्स तो क्या हो जाएगा E हो जाएगा। तो ये तो क्या आ गया कि B जो है वो H1 को बिलोंग कर रहा है, और अगर B H1 को बिलोंग कर रहा है तो देखो B किसको बिलोंग कर रहा था, B तो H2 का एलिमेंट था, है ना, तो B जो है वो H1 को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि H2 जो है वो H1 में कंटेन हो रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि H2 H1 में कंटेन हो रहा है। क्या मान के? ये मान के H1 H2 में कंटेन नहीं हो रहा है, ये मानते हुए मैंने ये प्रूफ किया कि H2 H1 में कंटेन हो रहा है। आ गई बात समझ में? तो देखो, अगर आपने ढंग से अच्छे से सुना है, समझा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा, काफ़ी ज़्यादा इजी थ्योरम्स हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों तक ये लेक्चर जो है वो पहुंच सके। और इसी के साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि मेरे और अच्छे लेक्चर्स जो है वो आपके पास में आते रहे, क्योंकि इससे आगे और भी ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स होने वाले हैं। अगर ये ठीक था तो इसके आगे वाला जो लेक्चर होगा वो अच्छा होगा, ठीक है, और अगर ये अच्छा था तो आगे वाला लेक्चर और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय।